हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। इसे प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज या द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, इस तरह से भी इसे पहचाना जाता है। ये थ्योरी डेवलप की गई थी डेविड रिकार्डो इनके द्वारा। इनका टाइम पीरियड रहा है 1772 टू 1823, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे। दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय डेविड रिकार्डो। इनका टाइम पीरियड रहा है 1772 टू 1823, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। डेविड रिकार्डो इन्हें क्लासिकल सिस्टम का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोफेसर टेलर ये कहते हैं जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ थे, इनके बदले डेविड रिकार्डो इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाना चाहिए था। बट कई ऐसे उलझे हुए जो क्वेश्चन थे एडम स्मिथ ने जो अपनी थ्योरी में दिए थे वेल्थ ऑफ नेशन में, उसको लेके डेविड रिकार्डो ने और भी एक्सप्लेनेशन आगे दिए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि टेलर का कहना ये क्यों ऐसा है कि डेविड रिकार्डो को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाना चाहिए था। उसी के साथ डेविड रिकार्डो ने अपने जो उनकी बुक पब्लिश हुई थी, उसे कहा गया था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1817 में पब्लिश हुई थी। उनके इस बुक में जो 7th चैप्टर था वो था ऑन फॉरेन ट्रेड। इससे ही ये हमें थ्योरी जो रिकार्डियन का थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट हमें मिलता है। तो डेविड रिकार्डो ने जो बुक पब्लिश की थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, 1817 में ये पब्लिश हुई थी। और इसी बुक में जो 7th चैप्टर है वो था ऑन फॉरेन ट्रेड। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से ही हमें ये थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट किस तरह से यहाँ पे डेविड रिकार्डो हमें देते हैं, इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पे हमें इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 3 तरह के हमें थ्योरी मिलते हैं। जो 2 थ्योरी जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हमें देते हैं। ऑब्वियसली एडम स्मिथ ने हमें थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट के तरह हमें किस तरह से फॉरेन ट्रेड होता है ये कहा गया था। और ये जो फॉरेन ट्रेड है ये यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉस्ट के बेस पे ही एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किया था। इसके आगे जाके डेविड रिकार्डो जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी हमें देते हैं, ऑब्वियसली वो भी क्लासिकल थ्योरी में ही आते हैं। उन्होंने एडम स्मिथ से सोच से आगे जाके ये हमें कंपैरेटिव कॉस्ट किस तरह से वर्क करेगा और किस तरह से किसी भी कंट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह ही ये होती है, जिसकी उनकी रेशो अगर डिफरेंस मिलेगी तभी ही ये कंपैरेटिव कॉस्ट जो दोनों कंट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह से कम है और कम होने की वजह से उस प्रोडक्शन
हुआ हुआ जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम होने की वजह बन जाती है, और इससे ही उस दो कंट्री में फॉरेन ट्रेड हो सकता है और दोनों भी कंट्री प्रॉफिट में रह सकती है। ये एक्सप्लेन हमें डेविड रिकार्डो अच्छी तरह से यहाँ पे करते हैं। और फॉरेन ट्रेड में थर्ड जो थ्योरी हमें मिलती है वो है हेक्चर और ओहलिन। इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से होगा, और ये थ्योरी हमें मिलती है मॉडर्न थ्योरी में। तो इसी तरह से हमें फॉरेन ट्रेड में हमें तीन तरह के यहाँ पे थ्योरी मिलते हैं, दो क्लासिकल के एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, और थर्ड मॉडर्न थ्योरी जो हेक्चर और ओहलिन के द्वारा हमें यहाँ पे मिलती है। डेविड रिकार्डो के द्वारा हमें रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमें पहले ही यहाँ पे हमने इस पे सेपरेट वीडियो बनाया है। सेकंड हमें रिकार्डियन के द्वारा हमें मिलता है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, जो आज की वीडियो में हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और रिकार्डियन के द्वारा हमें थर्ड जो थ्योरी मिलती है वो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जो हमारे आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉस्ट डिफरेंस से हमें तीन तरह के यहाँ पे डिफरेंस, जो प्रोडक्शन लेने के बाद कॉस्ट किस तरह से आ सकता है, ये हमें तीन टाइप्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एब्सोल्यूट कॉस्ट, जो हमें एडम स्मिथ ने दिया था। सेकेंड होता है कंपैरेटिव कॉस्ट, जो हमें डेविड रिकार्डो देते हैं। और थर्ड होता है इक्वल कॉस्ट, जितना कॉस्ट आया उतना ही यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है और उतना ही प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से कॉस्ट डिफरेंस यहाँ पे तीन टाइप में होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कॉस्ट, सेकेंड है कंपैरेटिव कॉस्ट, और थर्ड है इक्वल कॉस्ट। एडम स्मिथ हमें एब्सोल्यूट कॉस्ट में ये कहते हैं कि अगर दोनों कंट्री के जो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम है और दोनों का रेशो अगर अलग अलग है, तो इससे एब्सोल्यूट कॉस्ट से यहाँ पे फॉरेन ट्रेड हो सकता है और दोनों कंट्री बेनिफिट में रह सकती है। कंपैरेटिव कॉस्ट में डेविड रिकार्डो हमें कहते हैं अगर दोनों का रेशो अगर डिफरेंस है तो इसके बेस पे कंपैरेटिव, ये जो वर्ड है यही हमें कहता है कि दोनों कंट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसमें कंपैरिजन करके कॉस्ट किस तरह से कम है ज़्यादा है, इससे डेविड रिकार्डो ये हमें दो फॉरेन ट्रेड किस तरह से पॉसिबल है ये डीपली जाके हमें एक्सप्लेन करते हैं। और इक्वल कॉस्ट हमें ये कहता है कि जितना प्रोडक्शन कॉस्ट आया है उतना ही उसको प्रॉफिट हुआ है, तो ये उसका मीनिंग ही इक्वल है, जितना कॉस्ट आया उतना ही उसका प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो थर्ड यहाँ पे इक्वल कॉस्ट जो है ये फॉरेन ट्रेड करने में इम्पॉसिबल है। तो ये एब्सोल्यूट कॉस्ट और कंपैरेटिव कॉस्ट ये दोनों फॉरेन ट्रेड करने में प्रॉफिट हो सकता है, बट इक्वल कॉस्ट ये फॉरेन ट्रेड करने में पॉसिबल नहीं है, जिससे कुछ भी प्रॉफिट किसी कंट्री को नहीं हो सकता। डेविड रिकार्डो हमें कहते हैं कि अगर किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने की वजह होती है उस कंट्री की जो अवेलेबल है रिसोर्सेस, वहाँ पे किस तरह का रिसोर्सेस अवेलेबल है या वहाँ के जो नेचर है किस तरह से यहाँ पे सफिशिएंट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए हेल्पफुल होती है। अगर किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज अगर कम है तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाने में और ज़्यादा हेल्प करेगी या उस प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। अगर अच्छी तरह की ज़मीन उस कंट्री में अवेलेबल हो, फर्टिलिटी वाली ज़मीन है, तो अच्छी प्रोडक्शन वो लैंड दे सकती है। तो इससे
प्रोडक्शन कॉस्ट उस कंट्री के लिए कम आ सकता है। अगर किसी कंट्री के पास अगर रिसोर्सेज ही कम है या उस कंट्री के पास जो ग्रेड ए वाली जो लैंड है ये अच्छी तरह से फर्टिलिटी नहीं है, तो ये दिक्कत देगी कि उस कंट्री को प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह का आ सकता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने की वजह डेविड रिकार्डो कहते हैं कि उस कंट्री के पास अच्छी तरह से रिसोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए, तो सफिशिएंट होना चाहिए। तो इससे ही ये फॉरेन ट्रेड हो सकता है और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो फॉरेन ट्रेड से होता है ये उस दोनों भी कंट्री के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो कम हो या ज़्यादा हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के वजह से ही फॉरेन ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से ये जो डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव कॉस्ट जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी बेस करती है कुछ अजम्पशन पे। तो ये अजम्पशन किस तरह के हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट है देयर आर टू कंट्रीज़। यहाँ पे जो ट्रेड होगा ये दो कंट्री के बीच ही होगा। देयर आर टू कंट्रीज़। सेकेंड है देयर आर टू कमोडिटीज़। देयर आर टू कमोडिटीज़। यहाँ पे दो ही कंट्री है और दो ही गुड्स है, ये दोनों गुड्स से ही एक दूसरे कंट्री में यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। हमारा थर्ड अजम्पशन है लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ यहाँ पे लेबर को ही इम्पोर्टेंट दिया गया है और ये लेबर ही यहाँ पे प्रोडक्शन जो फैक्टर है ये इम्पोर्टेंट दिया गया है। लेबर इज़ द only factor of production। नेक्स्ट है लेबर फैक्टर इज़ होमोजीनियस इन बोथ कंट्रीज। दोनों कंट्री में जो लेबर है, जो लेबर फैक्टर दिया गया है वो दोनों भी यहाँ पे होमोजीनियस है, उनकी पूरी कैपेसिटी दोनों कंट्री में सेम यहाँ पे अज्यूम किया गया है। लेबर फैक्टर इज homogeneous in both countries। नेक्स्ट है लेबर इज परफेक्टली मोबाइल विथ अ होम कंट्री बट परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन फॉरेन कंट्रीज। डोमेस्टिक जो कंट्री है वहाँ पे लेबर ये परफेक्टली मोबाइल है और जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे इमोबाइल यहाँ पे कंडीशन में हमें लेबर की कंडीशन यहाँ पे डेविड रिकार्डो अज्यूम करते हैं। लेबर इज परफेक्टली मोबाइल विथ इन home countries but perfectly immobile between foreign countries। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इज द सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। Production is subject to constant returns to scale। यहाँ पे प्रोडक्शन का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यहाँ पे अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी को अज्यूम किया गया है।
टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे कांस्टेंट समझा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग ऑन बार्टर सिस्टम। वर्किंग दिस थ्योरी ऑन बार्टर सिस्टम। ये दोनों भी कंट्री में जो एक्सचेंज होगा या फॉरेन ट्रेड होगा ये बार्टर सिस्टम पे बेस है। किसी गुड्स के बदले कोई गुड्स यहाँ पे कितना कम ज़्यादा, इस तरह से यहाँ पे बार्टर सिस्टम यहाँ पे वर्क करेगा। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट को अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ये ज़ीरो माना गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ओपन इकोनॉमी को अज्यूम किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बोथ कंट्रीज डिमांड कांस्टेंट। दोनों कंट्री की जो डिमांड है वो यहाँ पे कांस्टेंट समझी गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फोकस किया गया है सिर्फ सप्लाई साइड को। फोकस ओनली सप्लाई साइड ऑन दिस थ्योरी। इस टेबल के साथ हम डेविड रिकार्डो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, जो कंपैरेटिव कॉस्ट किस तरह से यहाँ पे डिफरेंस कर सकता है और यहाँ से ही फॉरेन ट्रेड किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, इसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इस टेबल में यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे हमने कंट्री ली है। यहाँ पे कंट्री हमने जिस तरह से अज्यूम किया था दो ही कंट्री है। और यहाँ पे लेबर कॉस्ट, यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे लेबर की एक्स यहाँ पे हमने अज्यूम किया है। दोनों कंट्री एक ऐसे क्वांटिटी में यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे 10 लेबर है, जो ये हमारा एक्स है वो 10 लेबर है, यहाँ पे भी सेम। तो ये एक्स क्वांटिटी जो है 10 लेबर की है और जो प्रोडक्शन है ए कंट्री यहाँ पे प्रोडक्शन, ये कंडीशन यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होने से पहले की कंडीशन है। तो यहाँ पे ए कंट्री जो है ये 100 केजी वीट ले रहा है और 50 केजी राइस ले रहा है। तो ये बी कंट्री एक्स क्वांटिटी यहाँ पे जो लेबर की है, लेबर को ये 10 लेबर यहाँ पे बी कंट्री में उतने ही, जहाँ पे ए कंट्री में 10 लेबर यहाँ पे 100 केजी वीट और 50 केजी राइस, और बी कंट्री में उतने ही लेबर 25 केजी वीट और 25 केजी राइस यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन देते हैं। तो यहाँ पे जो रेशो बनता है, यहाँ पे एक कंट्री का वीट और राइस का जो रेशो है 150 ऐसा रेशो है। और ये रेशो हमें पॉइंट में 2 और 1 आता है। और बी ये कंट्री हमें जो रेशो देती है वो वीट और राइस का 50-50 मीन्स 1-1, इस तरह से हमें ये रेशो मिलता है। यहाँ पे एडम स्मिथ जो हमें कहते थे वो एब्सोल्यूट कॉस्ट जो डिफरेंस आएगा इससे ही यहाँ पे फॉरेन ट्रेड हो सकता है, ये बताया गया था। बट उसके आगे एक स्टेप जाके और डीपली यहाँ पे डेविड रिकार्डो इस केस में हमें किस तरह से हमें क्या कहना चाहते हैं ये एक्सप्लेन होता है। तो इस केस में दोनों भी यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसमें एक कंट्री यहाँ पे अच्छी तरह से प्रोडक्शन ले रही है और
इसमें उन्हें कहीं भी यहाँ पे बी की यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हमें दिखाई देता है। बट डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि बट दोनों का जो रेशो है, ये रेशो में जो डिफरेंस है, यही फॉरेन ट्रेड करने में एक दूसरे को प्रॉफिट में, ये जो फॉरेन ट्रेड होगा इससे ही दोनों कंट्री में यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और ये किस तरह से होगा, इनका जो दोनों का रेशो है, ये रेशो अलग अलग है और यही रीज़न बन जाएगा फॉरेन ट्रेड के लिए। तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पे तो कंट्री बी का 25 केजी और वीट का है और 25 केजी राइस का है। ये कई गुना या कई लंबे तक यहाँ पे दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाएगा, इस तरह से हमें दिखाई देता है। बट हम डेविड रिकार्डो के व्यू से अगर देखें तो हमें ये मिलता है, डेविड रिकार्डो कहते हैं इसके 100 वीट है और इसके 50 राइस है। तो ये रेशो हमें मिला 2:1 और इनका जो है उनका है 25 वीट और 25 राइस, इनका रेशो 1:1 हमें मिला। तो ये कहना चाहते हैं डेविड रिकार्डो कि यहाँ पे जो वीट है, ये वीट बी कंट्री का जो वीट है वो एक कंट्री की वीट से 4 गुना ज़्यादा है। एक कंट्री ज़्यादा 4 गुना प्रोडक्शन कर रही है। तो ये 4th फोल्ड या 4th गुना इस तरह से प्रोडक्शन ले रही है। तो इसे क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे एक कंट्री जो राइस की जो प्रोडक्शन ले रही है, ये बी की कंट्री से 2 फोल्ड 2 गुना यहाँ पे प्रोडक्शन ले रही है। तो क्या ज़रूरत है और इसे किस तरह से प्रोडक्शन यहाँ पे फॉरेन ट्रेड हो सकता है। तो ये कहते हैं, डेविड रिकार्डो कहते हैं कि अगर कंट्री बी यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पे अव्वल है, बट बी यहाँ पे उसका रेशो 1:1 है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो कहना चाहते हैं कि अगर कंट्री ए सिर्फ एक ही ऐसे कमोडिटी पे या प्रोडक्शन पे अगर फोकस करे, तो यहाँ पे उनका जो यहाँ पे कमांड है प्रोडक्शन का, वो वीट पे है, वो है 100 केजी। तो कंट्री ए यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन यहाँ पे वीट का ही ले और राइस है वो कंट्री बी से इंपोर्ट करे। तो इसे होगा क्या, फॉरेन। तो इसमें किस तरह से उनको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्री बी जो है, इसे दोनों का भी यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसका जो रेशो है सेम ही है। तो यहाँ पे बी कंट्री को यहाँ पे कौन सा भी प्रोडक्शन एक को डिसाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं देगी। बट कंट्री ए जो है, इसके पास सिर्फ यहाँ पे जो कमांड है वो वीट पे ही है और जो राइस का जो प्रोडक्शन है वो 2 गुना कम है। यहाँ पे उतना ही क्वांटिटी लगा है यहाँ पे 100 केजी वीट लेने में, और उतना ही क्वांटिटी ए कंट्री को 50 केजी यहाँ पे राइस मिल रही है। यहाँ पे 2 गुना प्रोडक्शन वीट का हो रहा है। तो यहाँ पे कंट्री ए को यहाँ पे जो कमांड उसकी वीट को है, तो इसको ही अगर वो फोकस करे और राइस का प्रोडक्शन लेना बंद करे, और राइस का प्रोडक्शन बंद करने के साथ साथ वो इंपोर्ट करे कंट्री बी के यहाँ से अगर राइस, तो ये जो रेशो है या इसका जो यहाँ पे डिसाइड किस तरह से करे कि कितने वीट पे या कितने राइस पे दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे। तो इस तरह से दोनों भी यहाँ पे जो इंपोर्ट करना है और या एक्सपोर्ट करना है, ये किस तरह से दोनों कंट्री डिसाइड कर सकती है, इसे एक्सप्लेन करता है डेविड रिकार्डो। कहते हैं कि अगर कंट्री ए यहाँ पे फोकस कर रही है वीट को और इंपोर्ट करेगी राइस को, तो अगर
खाली यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ये अगर ये राइस का बंद कर दे और सिर्फ वीट का ही ले तो वीट का प्रोडक्शन 100 केजी से और भी कई गुना डबल हो सकता है। जितना यहाँ पे 50 केजी हुआ है तो ये 200 केजी तक यहाँ पे उसका प्रोडक्शन जा सकता है। और यहाँ पे कंट्री बी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे राइस पे अगर फोकस करे तो इसका प्रोडक्शन यहाँ पे 25 से या इसका प्रोडक्शन 50 या 50 अबव भी यहाँ पे केजी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर कंट्री ए यहाँ पे 2 केजी वीट के बदले दे के यहाँ पे 1 केजी या 1 केजी से ज़्यादा या 2 केजी से अंदर इस कंडीशन में अगर यहाँ पे दोनों का एक्सचेंज अगर पॉसिबल होता है तो दोनों भी कंट्री यहाँ पे प्रॉफिट में हो सकती है। मीन्स यहाँ पे कंट्री ए यहाँ पे 2 केजी वीट देगा और कंट्री ए यहाँ पे 1 से ज़्यादा और 2 से कम, ये रेशो यहाँ पे 2 से कम 1 से ज़्यादा, इस रेशो में यहाँ पे राइस ये रेशो अगर बनेगा तो यहाँ पे दोनों भी प्रॉफिट हो सकता है। तो उसी तरह से कंट्री बी यहाँ पे 1 से ज़्यादा और 2 से कम इस तरह के राइस यहाँ पे दे के कंट्री बी को यहाँ पे 2 केजी वीट मिलेगा। तो ये इस तरह का जो यहाँ पे बार्टर सिस्टम यहाँ पे वर्क करेगा वो दोनों भी कंट्री के लिए यहाँ पे हेल्पफुल होगा और दोनों का ही प्रोडक्शन बढ़ने में और भी हेल्पफुल होगा। तो ये यहाँ पे जो रेशो है ये यहाँ पे फॉरेन ट्रेड बनने में यहाँ पे हेल्पफुल होती है। बट ये जो डिसाइड करना है कि ये यहाँ पे राइस कितना दे और वीट कितना दे, ये डिपेंड होता है परचेसिंग पावर और या उस टाइम की जो सिचुएशन है इस पे डिपेंड होगा कि उसकी रिसोर्सेस कितनी है या उसका यहाँ पे जो कॉस्ट कितना आएगा, यहाँ पे ये डिपेंड करेगी ये डिसाइड करने में कि दोनों का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया, उसका कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसको एक्सपोर्ट करना कितना है और इंपोर्ट करना कितना है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि यहाँ पे बी कंट्री कितना राइस देगी, जो उसका रेशो उन्होंने बताया है 1 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 1.2 केजी भी हो सकता है या 1.4 भी केजी हो सकता है या 1.9 केजी भी हो सकता है। तो 1 से ज़्यादा और 2 केजी से कम, इस यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट से ही यहाँ पे डिसाइड राइस का होता है। तो यहाँ पे हम इन शॉर्ट में हम समझे कि डेविड रिकार्डो कहना चाहते हैं कंट्री ए यहाँ पे वीट का ही प्रोडक्शन को फोकस करे और यहाँ पे राइस का जो प्रोडक्शन है वो ना ले। कंट्री बी यहाँ पे सिर्फ उनके पास दोनों भी सेम उनका रेशो है, तो यहाँ पे कंट्री ए के पास यहाँ पे जो कमांड है वो वीट का है, तो यहाँ पे वो कंट्री ए राइस का प्रोडक्शन नहीं लेगी, तो उसके बदले कंट्री बी को यहाँ पे फोकस करना है या कमांड राइस का बढ़ाना है। तो यहाँ पे कंट्री बी वीट का प्रोडक्शन नहीं लेगी, तो यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे प्रोडक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक का ही प्रोडक्शन को यहाँ पे फोकस करे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उसका प्रोडक्शन लेके यहाँ पे उसका जो आने वाला कॉस्ट है वो कम आने वाला कॉस्ट, इसका बेनिफिट लेके फॉरेन ट्रेड करके कंट्री अपना प्रॉफिट कमा सकती है और अपना जो प्रोडक्शन लेवल है और भी आगे जाके यहाँ पे ले जा सकती है। तो डेविड रिकार्डो कहना चाहते हैं कि जो दोनों का जो प्रोडक्शन का जो रेशो है वो रेशो अगर डिफरेंस होगा तो इससे ही फॉरेन ट्रेड पॉसिबल
हो सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने के साथ साथ उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी कम होगी, और प्राइस कम होने की वजह से ही यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉसिबल होगा, और जिससे दोनों कंट्री को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे डेविड रिकार्डो ने जो यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट ये थ्योरी दी है, जो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड किस तरह से होगा और इनका जो रेशो है वो डिफरेंट होके ही यहाँ पे दोनों कंट्री बेनिफिट में रह सकती है। बट ये थ्योरी दी है कुछ अजम्पशन पे, और ये अजम्पशन लेके ही ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी कंप्लीट होती है। बट रियलिस्टिक में कई यहाँ पे जो अजम्पशन है वो फुलफिल नहीं होते हैं, और जिससे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्रिटिक्स करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्रिटिक्स किया गया है फोकस ऑनली लेबर वैल्यू फैक्टर। डेविड रिकार्डो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर है उसमें सिर्फ लेबर फैक्टर को ही वैल्यू देते हैं, और बाकी जो फैक्टर है उसे इग्नोर करते हैं या उसे वैल्यू कम देते हैं, जो ये रियलिस्टिक नहीं होता है। लेबर फैक्टर के साथ साथ और भी कई फैक्टर है जो प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं और उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड है बेस ऑन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बेस ऑन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उन्होंने जो अज्यूम किया है जो प्रोडक्शन से मिलने वाला कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ये कांस्टेंट है, बट ये रियलिस्टिक नहीं होता है। ये कांस्टेंट कभी भी रिटर्न टू स्केल नहीं होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पे थर्ड है अज्यूम किया गया है लेबर होमोजीनियस है, जो कि किसी भी कंट्री का जो लेबर फैक्टर होता है वो कभी भी होमोजीनियस नहीं होता है। नॉट पॉसिबल लेबर होमोजीनियस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अज्यूम किया गया था लेबर मोबिलिटी, जो बोथ कंट्री में नॉट रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि लेबर का जो मोबिलिटी है वो कम होता है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंट्री है वहाँ पे भी कम होता है और इंटरनेशनली भी कम होता है। लेबर्स मोबिलिटी इन बोथ कंट्री नॉट रियलिस्टिक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अज्यूम किया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट। किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कभी भी नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है वो फोकस होता ही है और उससे हमें फेस करना ही होता है। तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर किया गया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। किसी भी दोनों भी कंट्री के पास जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका कॉस्ट ज़ीरो माना गया है, बट ये प्रोडक्शन लेने के बाद भी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और भी ये कॉस्टली होता है, और उसकी पैकिंग उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस तरह से उसका मेथड है या उसका मोड किस तरह से होगा, इससे भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और भी हाईली होता है। यहाँ पे इग्नोर किया गया है ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे सिर्फ सप्लाई साइड का। यहाँ पे डिमांड की जो साइड है उसे किस तरह से होगा डिमांड और किस तरह से डिमांड बढ़ेगी इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, और सिर्फ यहाँ पे सप्लाई साइड का ही या उसके बारे में कहा गया है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अज़ूम किया गया है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी को। किसी भी इकोनॉमी में कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती है। टेक्नोलॉजी दिन के भर यहाँ पे चेंज होती ही रहती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि फॉरेन ट्रेड का रेशो किस तरह से होगा और उसका प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा। नॉट एक्सप्लेन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे अज़ूम किया गया है दोनों कंट्री का जो डिमांड है ये कांस्टेंट है, जो डिमांड कांस्टेंट कभी भी नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है सिर्फ बार्टर सिस्टम के बारे में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे अज़ूम किया गया है सिर्फ 2 ही कंट्री यहाँ पे फॉरेन ट्रेड कर पाएगी। रियलिस्टिक में कई और भी कंट्री होती है एक दूसरे के साथ यहाँ पे फॉरेन ट्रेड करती है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे अज़ूम किया गया है सिर्फ 2 ही कमोडिटीज़ हैं। दो ही यहाँ पे गुड्स है या 2 ही कमोडिटीज़ है, उस पे ही यहाँ पे फॉरेन ट्रेड होता है। ये अज़ूम करना ये रियलिस्टिक नहीं लगता। तो इस तरह से डेविड रिकार्डो ने हमें जो कंपैरेटिव कॉस्ट जो ये थ्योरी दी है वो जितनी यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है और जितना उन्होंने कहा इससे इसके बेस पे ही आज के डेट पे भी यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट को लेके ही फॉरेन ट्रेड किया जाता है। और जिस पे ये थ्योरी उनकी जो दी गई थी उस पे आज भी हम इसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं और इसकी कुछ कमियां को अगर निकाल दे तो ये कॉन्सेप्ट आज भी हम यहाँ इसे यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।